हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एस टू संग्राम में। आप सभी का स्वागत है। आज से हम लोग का बिहार पुलिस स्पेशल जो है आपका प्रैक्टिस सेट का सीरीज चालू होने वाला है। इसमें हम लोग 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं, जिसमें कि जीके और जीएस के आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि अदर्स एग्जाम में जैसे कि आरआरबी में आ गया हो, एसएससी में आया हो और बिहार के भी एग्जाम्स में आया हो, वो सारे क्वेश्चन यहाँ पर आपको कवर कराया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट के थ्रू आपको जो है मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन कराया जाएगा, जो कि आपके एग्जाम आने की बहुत संभावना रहेगी और प्रीवियस ईयर पूछे हुए क्वेश्चंस भी रहेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे शुरुआत करने वाले हैं आज से। तो अपने दोस्तों के पास, सभी के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। हमारी ये प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है, इसका मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा। जितने भी प्रैक्टिस सेट करेंगे हम एक प्लेलिस्ट में ऐड करते जाएंगे, वहाँ पे आप लोग जाके सभी प्ले आप लोग देख सकते हैं। इसके पहले हम लोगों ने आप लोगों का एनटीपीसी और ग्रुप डी का प्रैक्टिस सेट चल रहा था, वो भी आपका कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, वो भी आपका कंटिन्यू रहेगा। डेली आपका 2 वीडियो अपलोड किया जाएगा, जिसमें कि आपका बिहार पुलिस का अलग रहेगा, एक एनटीपीसी का भी रहेगा। तो उसको भी, अगर बिहार पुलिस के बच्चे अगर एनटीपीसी का फॉर्म भरे हैं या ग्रुप डी का फॉर्म भरे हैं, तो वो भी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, वो भी आपको बिहार पुलिस के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा और एनटीपीसी के लिए भी। चलिए शुरू करते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। इसमें जो है आपको सिंपल है कि प्रैक्टिस सेट की तरह से करना है। इसमें आपको कमेंट बॉक्स में लास्ट में बताना है कि 50 में से कितने आपके क्वेश्चन कंप्लीट सही हो रहे हैं। आपका 40 तक इसको टारगेट रखिए कि 40 से 45 क्वेश्चन हम जो है करेक्ट करने का प्रयास करें। ठीक है, 40 से 45 क्वेश्चन करेक्ट करने का प्रयास करें तो बहुत अच्छा है। ठीक है, और जो क्वेश्चन नहीं हो पा रहे हैं उसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, उसको याद रखिएगा। ठीक है, एक बार दोबारा से रिवीजन कर लीजिएगा। और इसका जो है आपका जो पीडीएफ है, इसको आपको टेलीग्राम पे जरूर मिल जाएगा। टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या फिर व्हाट्सएप चैनल पे ज्वाइन हो जाएगा, वहाँ से आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पहले नंबर हमारा क्वेश्चन से। तो पहला नंबर क्वेश्चन है कि वर्ष 1191 में लड़े गए तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी को किसने हराया था। देखिए, मैं यहाँ पे क्वेश्चन डायरेक्ट बता रहा हूँ और आंसर बता रहा हूँ, जिस हिसाब से जो है आपको लास्ट में फिर बताना है कि आपको कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। ठीक है, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन यहाँ पर नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, एक्सप्लेनेशन उतना देने से आपको याद नहीं रहने वाला है। क्वेश्चन करिएगा तभी याद रहेगा, मैं सारे क्वेश्चन आपको करवाऊंगा। ठीक है, तो पहला नंबर क्वेश्चन है कि वर्ष 1191 में लड़े गए तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी को किसने हराया था। तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाता है, तो पृथ्वीराज चौहान ने हराया था। पृथ्वीराज चौहान ने वर्ष 1191 में जो तराइन का युद्ध हुआ था, प्रथम युद्ध, उसमें जो है मोहम्मद गौरी को हराया था। ठीक है, किसने, तो पृथ्वीराज चौहान ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि आर्य समाज के संस्थापक कौन थे। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे, इजी सा क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आर्य समाज के संस्थापक कौन थे, तो दयानंद सरस्वती। कौन थे, तो दयानंद सरस्वती आपके आर्य समाज के संस्थापक थे। ये नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। थर्ड नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि किस आयोग ने भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा खींची थी। किस आयोग ने भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा खींची थी, तो रेड क्लिफ सीमा आयोग। कौन से आपका किस आयोग ने भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा खोली थी, तो रेड क्लिफ सीमा आयोग ने। ठीक है, तो डी नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे देखते हैं हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन पर कि भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध सैनिक विद्रोह कब शुरू हुआ था। और एक चीज़ और आपको मैं बताना चाहूँगा कि बीच बीच में आपको जो है कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज ही क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि आपको बिहार से स्पेशल कोई हो गया, जैसे कि बिहार के झील के बारे में कुछ ऐसी चीज़ें आपको रहेंगे जो कि बिहार स्पेशल हो गया, या फिर जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्स के लिए, तो वो मैं आपको 10 से 15 मिनट के वीडियोज़ में आपको करा दूंगा। ठीक है, तो उसको भी आप लोग देखना जरूर भेजिएगा, वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो सब मैं आपको रिसर्च कर करके देता हूँ। ठीक है, चलिए 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देखते हैं। बोलते हैं कि भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध कब शुरू हुआ था। भारतीय स्वतंत्रता का जो है प्रथम युद्ध, जिसको हम लोग सैनिक विद्रोह भी कहते हैं, वो कब शुरू हुआ था, तो 1857, जिसको 1857 की क्रांति बोलते हैं, वही आपका 1857 क्रांति जो है भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध है, जिसको सैनिक विद्रोह इसलिए कहा जाता है कि सैनिकों के द्वारा ये विद्रोह हुआ था। ठीक है, तो 1857 में आपका ए नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको एक चीज़ आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि इसका जो है नेतृत्व किसने किया था, 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पर कि गांधी जयंती राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्मदिन का प्रतीक है, जिनका जन्म जो है कहाँ हुआ था, ये पूछा जा रहा है। जिनका जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म पोरबंदर में, आपका पोरबंदर गुजरात में हुआ था। सी नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। गांधी जयंती राष्ट्रपति महात्मा गांधी के जन्मदिन का प्रतीक है, बिल्कुल। तो ये आपका इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो पोरबंदर गुजरात में हुआ था। 2 अक्टूबर को इनको जन्म हुआ था। ठीक है, सी नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन कि कोलकाता में ब्रह्म समाज नामक सुधारवादी संगठन की स्थापना किसने की। जो कलकत्ता में ब्रह्म समाज नामक सुधारवादी संगठन का स्थापना किसने की थी, तो आपका राजा राम मोहन रॉय ने की थी। किसने की थी, तो राजा राम मोहन रॉय ने। सी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। राजा राम मोहन रॉय ने आपका ब्रह्म समाज नामक सुधारवादी संगठन की स्थापना की थी। सी नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर है। आगे देखते हैं हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन पर
सेकेंड। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से भारतीय राष्ट्रीय सेना के अभिन्न अंग थे। ठीक है, कौन सा मुख्य रूप से आपका भारतीय सेना के अभिन्न अंग थे, तो आपका कौन सा हो जाता है, आईएनए के अभिन्न अंग कौन थे। ठीक है, तो 7 का कौन सा करेक्ट आंसर हो जाता है, तो यहाँ पे हो जाता है आपका सुभाष चंद्र बोस। सी नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। भारतीय राष्ट्रीय सेना के अभिन्न अंग कौन थे, तो आपका सुभाष चंद्र बोस थे। सी नंबर करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पर कि 1919 में जलियांवाला बाग नरसंहार में उनकी भूमिका के लिए किस ब्रिटिश कर्नल को अमृतसर के कसाई के रूप में याद किया जाता है। किसको याद किया जाता है आपको, तो यहाँ पे हो जाता है रेजिनाल्ड डायर। किसको, तो रेजिनाल्ड डायर आपका ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाता है। रेजिनाल्ड डायर को याद किया जाता है। ठीक है, इसको जो है अमृतसर के कसाई के रूप में याद किया जाता है। ए नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग कि 1916 में इंडियन होम रूल लीग, क्या है 1916 में इंडियन होम रूल लीग की स्थापना के लिए जाने जाने वाले प्रसिद्ध ब्रिटिश समाज सुधारक का क्या नाम है। जो आपका इंडियन होम रूल लीग की स्थापना किए जाने वाले को प्रसिद्ध ब्रिटिश समाज सुधारक का क्या नाम है, तो यह आपका हो जाता है एनी बेसेंट नाम है। क्या नाम है, तो एनी बेसेंट नाम है। सी नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। एनी बेसेंट करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पर कि 1919 में महात्मा गांधी द्वारा विरोध किया गया कौन सा अधिनियम भारतीय लोगों की नागरिक स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक अधिकारों पर सीधा हमला था। 1919 में महात्मा गांधी द्वारा विरोध किया गया कौन सा अधिनियम भारतीय लोगों की नागरिक स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक अधिकारों पर सीधा हमला था, तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाता है, तो यहाँ पे रॉलेट एक्ट हो जाता है। डी नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर रॉलेट एक्ट, डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 11 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित दिल्ली सल्तनत शासकों में से किसने दक्षिण भारत को जीतने के लिए मालिक काफूर के नियंत्रण में अपनी सेना भेजी थी। देखिए यहाँ पे एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि जैसे कि मैं यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ और आंसर बता रहा हूँ, थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं कि अच्छा से मैं एक्सप्लेनेशन दूँ हर एक क्वेश्चन का, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। लेकिन बच्चे ही बोलते हैं कि नहीं एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए, बस क्वेश्चन कराइए और आंसर कराइए। ठीक है, एक प्रैक्टिस सेट की तरह। ठीक है, तो अगर आप लोगों को एक्सप्लेनेशन भी चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं उसी तरह से आप लोगों को बताऊँगा। ठीक है, चलिए 11 का देखते हैं। तो बोला जाए कि दिल्ली सल्तनत शासकों में से किसने दक्षिण भारत को जीतने के लिए मलिक काफूर के नियंत्रण में अपनी सेना भेजी थी, तो कौन सा हो जाता है, तो अलाउद्दीन खिलजी। कौन सा, तो अलाउद्दीन खिलजी। बी नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 11 के बाद 12 नंबर क्वेश्चन कि खानुआ का युद्ध बाबर और किसके बीच लड़ा गया था। खानुआ का युद्ध बाबर और किसके बीच लड़ा गया था, तो ये आपका हो जाता है राणा सांगा के बीच। बाबर और किसके बीच, तो राणा सांगा के बीच आपका खानुआ का युद्ध लड़ा गया था, बाबर और राणा सांगा के बीच। आगे बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पर कि भारत के किस गवर्नर जनरल ने 1829 में प्रसिद्ध विनियमन 17 जारी किया जिसने सती प्रथा का अवैध और अदालतों द्वारा दंडनीय घोषित किया था। बताइए किसके द्वारा, ये कौन से भारत के किस गवर्नर जनरल ने जो 1829 में प्रसिद्ध विनियमन 17 जारी किया जिसने सती प्रथा को अवैध और अदालतों द्वारा दंडनीय घोषित किया था, तो कौन सा था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग। सी नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने ये आपका गवर्नर जनरल ने इसको आपका प्रस्तावित किया था। ठीक है, सी नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है आपका। इसका मदद किसने किया था, तो राजा राम मोहन रॉय भी आपका सती प्रथा को बंद करवाने में आपका संबंधित है। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के बैतूल, होशंगाबाद और छिंदवाड़ा जिले निम्नलिखित में से किस जैव मंडल निश्चय का हिस्सा है। बताइए, बोला जा रहा है कि मध्य प्रदेश के बैतूल, होशंगाबाद और छिंदवाड़ा जिले निम्नलिखित में से किस जैव निश्चय मतलब कि बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है, तो ये आपका हो जाता है पंचमढ़ी। किसका, तो पंचमढ़ी। सी नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है, पंचमढ़ी का हिस्सा है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लोकसभा का कार्यकाल कब तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लोकसभा का जो कार्यकाल है कब तक के लिए बढ़ाया जा सकता है, ये बताइए कितने सालों के लिए यहाँ पे बढ़ाया जाता है आपका लोकसभा का कार्यकाल। तो ये आपका हो जाता है एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। कितना, तो एक बार में 1 वर्ष के लिए, उसके बाद फिर 1 वर्ष के लिए अगली बार बढ़ाया जा सकता है, लेकिन एक बार में जो है एक ही वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। 15 का डी नंबर करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन कि 17वीं लोकसभा में ओडिशा में कितने संसद सदस्य चुने गए। 17वीं लोकसभा में ओडिशा में कितने संसद सदस्य चुने गए थे, ये बताइए करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा। 17वीं लोकसभा में ओडिशा में कितने संसद सदस्य चुने गए थे, ये आपका हो जाता है 21 संसद सदस्य चुने गए थे। सी नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पर। तो 17 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के महान न्यायवादी को भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा। बोला जा रहा है कि किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के महान न्यायवादी को भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा, तो ये हो जाता है आपका अनुच्छेद 76 का पार्ट 3। ठीक है, 76 का 3, तो डी नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे देखते हैं हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन पर कि
संसद सदस्य वेतन, क्या तो संसद सदस्य वेतन भत्ता और पेंशन विधेयक 2020 के जरिए कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न अत्यावश्यकताओं को पूरा करने हेतु 1 अप्रैल 2020 से शुरू होने वाले 1 वर्ष की अवधि के लिए संसद सदस्यों के वेतन में कितने प्रतिशत की कमी की गई थी? कितने प्रतिशत की कमी की गई थी संसद सदस्यों के वेतन में आपका कोविड-19 के समय में 1 अप्रैल 2020 से शुरू होने वाला में? बताइए कितने प्रतिशत की कमी की गई थी? ये आपका हो जाता है 30% की कमी की गई थी। डी नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। 30% की कमी की गई थी, यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाता है। 18 के बाद हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 19 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या वर्ग को चल और अचल संपत्ति के स्वामित्व और अर्जन का अधिकार होगा? कौन से अनुच्छेद में आपका भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या वर्ग का चल और अचल संपत्ति के स्वामित्व और अर्जन का अधिकार होगा? तो ये आपका हो जाता है अनुच्छेद 26 का सी में। ठीक है, अनुच्छेद 26 का सी में यहाँ पे होता इसका अधिकार दिया हुआ है। अनुच्छेद 26 का सी में बताया गया है कि प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या वर्ग को चल और अचल संपत्ति के स्वामित्व और अर्जन का अधिकार होगा। तो 19 का यहाँ पे डी नंबर 26 का सी आपका हो जाता है अनुच्छेद 26 सी। आगे देखते हैं हम लोग, प्रसिद्ध कृति अर्थशास्त्र का श्रेय निम्नलिखित में से किस प्राचीन भारतीय विद्वान रणनीतिकार को जाता है? बोला जा रहा है कि प्रसिद्ध कृति अर्थशास्त्र का श्रेय निम्नलिखित में से किस प्राचीन भारतीय विद्वान रणनीतिकार को जाता है? तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाता है चाणक्य को जाता है। किसको? तो चाणक्य को जाता है। बी नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर, ये एक अर्थशास्त्री थे। ठीक है, आगे देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन की साक्षरता दर किसी दिए गए आयु वर्ग की जनसंख्या के उस प्रतिशत से परिभाषित होती है जो डैश शक्ति है। ठीक है, यहाँ पे बीच में आपका डैश दिया हुआ है, इसमें क्या हराएगा इसको बताना है। ठीक है, तो साक्षरता दर किसी दिए गए आयु वर्ग की जनसंख्या के उस प्रतिशत से परिभाषित होती है जो कि आपका पढ़ और लिख सकती है। ठीक है, जो कि आपका पढ़ और लिख सकती है। साक्षरता दर जो कि पढ़ एक भाषा को पढ़ सकता है, लिख सकता है और समझ सकता है। ठीक है, तो वही आपका जो है उसको साक्षरता दर में ऐड किया जाता है। ठीक है, एक आयु वर्ग को। ठीक है, 6 वर्ष से आपका 6 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चे। ठीक है, 6 वर्ष से अधिक उम्र के लोग जो पढ़ और लिख सकते हैं उसको आपको साक्षरता में आपका शामिल किया जाता है, उनको पढ़े लिखे में शामिल किया जाता है। आगे बढ़ते हैं 22 नंबर क्वेश्चन कि लिंग अनुपात का उपयोग प्रति कितने पुरुषों पर महिलाओं की संख्या का वर्णन के लिए किया जाता है? तो यहाँ पे 1000 पुरुषों पर लिंग अनुपात क्या होता है? तो 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को जो है लिंगानुपात कहा जाता है। तो यहाँ पे ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे देखते हैं हम लोग 22 के बाद 23 नंबर क्वेश्चन कि भारत में जनसंख्या गणना की अवधि के भीतर आयोजित की जाती है। कितने अवधि के बीच, कितने सालों में एक बार आपका जनसंख्या गणना होता है, पॉपुलेशन सेंसस होता है? तो ये आपका 10 वर्ष में होता है। ठीक है, कितना वर्ष में? तो 10 वर्ष में। लास्ट हमारा जो कितना हुआ था तो 2011 में हुआ है, अभी आपका 2025 में होने वाला है। ठीक है, इसका रिपोर्ट कब आएगा? तो 2026 में। जैसे कि 2011 का जनगणना जब होता है तो इसमें जो है 2010 का आपका, ठीक है, 2010 से ही यहाँ रिपोर्ट बनना शुरू होता है, 2011 में ये रिपोर्ट बनकर तैयार होता है। तो वही आपका 1 साल पहले ही शुरुआत होता है। जैसे कि 2026 में आपका रिपोर्ट आ जाना चाहिए, तो 2025 में यहाँ पे शुरुआत हो चुका है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 23 के बाद 24 नंबर क्वेश्चन। जनगणना के ऊपर भी पूरा एक संपूर्ण वीडियो बनाया हुआ है, उसको आप लोग देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके लिए एग्जाम के लिए। ठीक है, बोला जाता है कि निम्नलिखित में से किस भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है? निम्नलिखित में से किसे भारत में हरित क्रांति के रूप में जाना जाता है? तो इजी सा क्वेश्चन है, एम एस स्वामीनाथन, बहुत पहले से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, एम एस स्वामीनाथन जो है आपका हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, ये आपका एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, देख सकते हैं। इजी से इजी क्वेश्चन भी पूछा जाता है और हार्ड से हार्ड क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग 25 नंबर क्वेश्चन पर देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में किस धर्म की जनसंख्या बहुसंख्यक है? किस धर्म की जनसंख्या बहुसंख्यक है? तो आपका हिंदू धर्म की। किसके? तो हिंदू धर्म की आपकी जनसंख्या बहुसंख्यक है। 25 का सी नंबर हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग 26 नंबर क्वेश्चन पर देखते हैं। तो 26 नंबर क्वेश्चन है कि जब कोई गैर मंत्री किसी विधेयक का प्रस्ताव करता है तो उसे क्या कहा जाता है? जब कोई गैर मंत्री किसी विधेयक का प्रस्ताव करता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे जो है निजी सदस्य विधेयक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो निजी सदस्य विधेयक। बी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन पर कि राज्य में मंत्री किसके प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं? राज्य में मंत्री किसके प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं? तो ये आपका किसका करते हैं? तो आपका राज्यपाल का। किसका? तो राज्यपाल का। ए नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, डेली यहाँ पे आपको 8 बजे जो है लाइव क्लास आपको मिलेगा, 8 नहीं तो 7 बजे आपको जरूर मिलेगा। ठीक है, 7 बजे। अभी टाइम थोड़ा सा फिक्स नहीं किए हैं। ठीक है, क्योंकि 2 क्लास आप लोगों को देना है, एक एनटीपीसी ग्रुप डी का और एक आपका यहाँ पे बिहार पुलिस का। ठीक है, इसको आप लोग देख लीजिए, कौन सा टाइमिंग आप लोग बता सकते हैं कब आपको देना है यहाँ पे। ठीक है, तो 28 का कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे देखते हैं कि गणतंत्र दिवस पर राजपथ पर झंडा कौन फहराता है? जो गणतंत्र दिवस पर राजपथ पर आपका झंडा कौन फहराता है? तो यहाँ पे याद रखिएगा भारत के राष्ट्रपति। राजपथ पर कौन झंडा फहराता है? तो भारत के राष्ट्रपति। बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन पे कि भारतीय संविधान
तो चलिए अब हम लोग 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दरअसल कोई आ गए थे इसीलिए थोड़ा सा वीडियो को रोकना पड़ा था, ठीक है। तो 29 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तो 29 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह स्पष्ट करता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व देश के शासन में मूलभूत हैं और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। बोला जाए कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह बताता है कि नीति निर्देशक के तत्व देश के शासन में मूलभूत हैं और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। तो ये कौन सा हो जाता है, कौन सा अनुच्छेद में ये बताया गया है। तो ये कौन सा अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 37 में बताया गया, अनुच्छेद 37 में आपका बताया गया है। तो ए नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 30 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग देखते हैं। तो 30 नंबर क्वेश्चन है कि राज्य विधान परिषद के 1/3 सदस्य प्रत्येक वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं, ठीक है। राज्य विधान परिषद के यहाँ पे कुछ छूटा हुआ है कि 1/3 सदस्य प्रत्येक वर्ष में आपका सेवानिवृत्त होते हैं, ठीक है। परिषद की 1/3 सदस्य प्रत्येक कितने वर्ष में, ठीक है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि यहाँ पे छूट गया है कि 1/3 सदस्य कितने वर्ष में आपका सेवानिवृत्त होते हैं, कि राज्य विधान परिषद के 1/3 जो सदस्य हैं उनमें से कितने वर्ष में, हर कितने वर्ष में आपका जो है यहाँ पे सेवानिवृत्त होते हैं। तो ये आपका हो जाता है यहाँ पर 2 वर्ष में, हर 2 वर्ष में जो है 1/3 सदस्य जो है यहाँ पे सेवानिवृत्त हो जाते हैं। 30 का आपका ए नंबर करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाता है। आगे बढ़ते हम लोग 31 नंबर क्वेश्चन कि 2 वर्ष में हर 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। चलिए 31 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संविधान के अनुसार मंत्रिपरिषद का आकार इनमें से किससे अधिक नहीं होना चाहिए, कि भारतीय संविधान के अनुसार मंत्रिपरिषद का आकार इनमें से किससे अधिक नहीं होना चाहिए। तो लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 15%, ठीक है। लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है, मंत्रिपरिषद का आकार, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 32 नंबर क्वेश्चन पर कि 11वें मौलिक कर्तव्य को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्य से बहुत क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ठीक है। 11वें मौलिक कर्तव्य को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो ये आपका जो है कौन से संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, तो ये आपका हो जाता है 86वें संशोधन 2002 में जोड़ा गया था आपका 11वां मौलिक कर्तव्य, ठीक है। पहले 10 मौलिक कर्तव्य थे, फिर 11वां मौलिक कर्तव्य आपका 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया। 10 मौलिक कर्तव्य थे जो है आपका 42वें संशोधन 1976 में जोड़ा गया था, ठीक है। 1976 में 42वें संशोधन में आपका जोड़ा गया था 10 मौलिक कर्तव्य एक बार में, और लास्ट 11वां जो मौलिक कर्तव्य था वो 86वें संशोधन 2002 में जोड़ा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं 33 नंबर क्वेश्चन पर, जम्मू कश्मीर विधान परिषद को किस वर्ष समाप्त कर दिया गया था, कि जम्मू कश्मीर विधान परिषद को किस वर्ष में समाप्त कर दिया गया था। तो ये आपका हो जाता है 2019 में समाप्त कर दिया गया था। 2019 में आपका जम्मू कश्मीर का विधान परिषद को समाप्त कर दिया गया था 2019 में। आगे बढ़ते हैं हम लोग 34 नंबर क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से क्या जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत नहीं आता है। इनमें से कौन सा जो है आपका राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में नहीं आता है। तो भारतीय स्थानीय भाषाओं को बढ़ावा देना, ठीक है। भारतीय स्थानीय भाषाओं को बढ़ावा देना ये हमारा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में नहीं आता, तो ये डी नंबर करेक्ट आंसर। बाकी देख लेते हैं कि समान नागरिक संहिता बिल्कुल सही है। कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना, कुटीर उद्योगों मतलब कि छोटे उद्योग जो है गाँव में जो घर से उद्योग चलते हैं, जैसे कि मीठा, आप लोग जानते हैं कि मीठा बनता है तो वो एक तरह से घर से ही एक उद्योग होता है, छोटा सा उद्योग होता है। तो आपका यहाँ पे कुटीर उद्योग हो गया, ठीक है। लोगों के कल्याण को बढ़ावा देना ये सब जो है आपका नीति निर्देशक तत्व है, लेकिन भारतीय स्थानीय भाषाओं को बढ़ावा देना ये नहीं है। तो आपका डी नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे देखते हैं हम लोग 35 नंबर क्वेश्चन कि भारतीय संविधान का डैश लोकसभा का सदस्य होने के लिए योग्यता निर्धारित करता है। भारतीय संविधान का डैश लोकसभा का कौन सा अनुच्छेद, ठीक है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है आपका लोकसभा का सदस्य होने के लिए योग्यता निर्धारित करता है। तो ये आपका योग्यता कौन बताता है कि कितना उम्र होना चाहिए आपका लोकसभा के सदस्य होने के लिए, आपका नागरिक होना चाहिए भारत के या किसी देश के, ये सारी चीज़ें कौन बताता है, कौन से अनुच्छेद में है। तो आपका अनुच्छेद 84 में है। किसमें है, तो अनुच्छेद 84 में है आपका। ये सारी चीज़ें योग्यता बताता है कि आप लोकसभा के सदस्य के लिए क्या योग्यता आपके पास होना चाहिए। 36 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का संघीय न्यायालय डैश के अधिनियम द्वारा दिल्ली में स्थापित किया गया था। भारत का जो संघीय न्यायालय है कौन से अधिनियम में आपका द्वारा जो है कौन से वर्ष के अधिनियम में स्थापित किया गया था दिल्ली में। तो ये आपका हो जाता है 1935 के अधिनियम में, ठीक। 1935 के अधिनियम में डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं 37 नंबर क्वेश्चन कि भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षा के से संबंधित है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षा से संबंधित है। तो ये आपका हो जाता है अनुच्छेद 148 से 151, ठीक है। अनुच्छेद 148 से 151 सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाता है।
आगे देखते हैं 38 नंबर क्वेश्चन कि किसने भारतीय संविधान की उद्देशिका को हमारे संविधान की राजनीतिक कुंडली कहा है। भारतीय संविधान के उद्देशिका को हमारे संविधान की राजनीतिक कुंडली कहा है, तो ये आपका हो जाता है डॉक्टर के एम मुंशी। किसने? तो डॉक्टर के एम मुंशी। डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाता है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका को हमारे संविधान की राजनीतिक कुंडली किसने कहा है, तो डॉक्टर के एम मुंशी ने किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। 39 नंबर क्वेश्चन है कि समय समय पर सदन या राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सत्रावासन करने की शक्ति किसके पास होती है। ठीक है, समय समय पर सदन और राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सत्रावासन करने की शक्ति किसके पास होती है, ये आपका जो है राज्यपाल के पास होती है। किसके पास? तो राज्यपाल के पास होते हैं। डी नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 40 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक भू आकृतिक विभाजन नहीं है। यहाँ से आपका ज्योग्राफी का क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, 10 ज्योग्राफी के क्वेश्चन आपको रहने वाले हैं। तो कौन सा भारत का एक भू आकृतिक विभाजन नहीं है, तो आपका है प्रायद्वीपीय पठार, उत्तरी मैदान, हिमालय पर्वत और तिब्बती पठार। तो कौन सा हो जाता है? देखिए कौन सा है, तो प्रायद्वीपीय पठार तो भारत में है, ये है जो आपका प्रायद्वीपीय पठार यहाँ पे होता है। ठीक है, उत्तरी मैदान आपका इधर हो गया, फिर से हिमालय पर्वत भी हो गया, लेकिन तिब्बती पठार ये आपका भारत में नहीं है, चाइना में है। तो यहाँ पे डी नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है, चाइना में है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग 41 नंबर क्वेश्चन कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर न्यूनतम थी। 2011 की जनगणना के अनुसार कौन से केंद्र शासित प्रदेश की जो है आपका साक्षरता जो है आपका सबसे कम थी, सबसे कम न्यूनतम थी, तो आपका दादरा और नगर हवेली। किसकी? तो दादरा और नगर हवेली की न्यूनतम थी। सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 42 नंबर क्वेश्चन कि 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या सबसे कम थी। केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या सबसे कम थी 2011 के अनुसार। ठीक है, कहाँ का जनसंख्या सबसे आपका कम पूछा जा रहा है। ठीक है, कौन सा हो जाता है, तो यहाँ पर लक्षद्वीप की जो है जनसंख्या सबसे कम थी। सी नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 43 नंबर क्वेश्चन पर। जनगणना से क्वेश्चन देखते जाइएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या सबसे अधिक है। जो 2011 की जनगणना के अनुसार कौन से राज्य में जो है अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या सबसे अधिक है। ठीक है, तो कौन से राज्य में है, तो ये आपका हो जाता है मध्य प्रदेश में। कौन से राज्य में, तो मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति एसटी की जनसंख्या सबसे अधिक कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग 43 नंबर के बाद 44 नंबर कि कैगा परमाणु ऊर्जा परियोजना। ठीक है, कैगा न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है, तो कौन से राज्य में है आपका कैगा परमाणु ऊर्जा परियोजना, ये आपका हो जाता है कर्नाटक में है। कहाँ है, तो कर्नाटक में है। बी नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है कर्नाटक में। आगे बढ़ते हैं हम लोग 45 नंबर क्वेश्चन पर देखते हैं। तो 45 नंबर क्वेश्चन है कि जस्कर और नुब्रा किस नदी की सहायक नदियां हैं। जस्कर और नुब्रा जो है कौन सी नदी की सहायक नदियां हैं, तो ये आपका हो जाता है सिंधु नदी की आपका सहायक नदियां हैं जस्कर और नुब्रा। सिंधु नदी की कौन सा सहायक नदियां हैं, तो आपका सिंधु है। ठीक है, सिंधु नदी की सहायक नदियां कौन सी है, तो जस्कर और नुब्रा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 45 के बाद 46 नंबर क्वेश्चन पर। तो 46 नंबर क्वेश्चन कि भारत का सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग कौन सा है। कृषि आधारित भारत का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है, तो ये आपका हो जाता है सूती वस्त्र का उद्योग। सूती वस्त्र का उद्योग जो है भारत का कृषि आधारित सबसे बड़ा उद्योग है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 47 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस फसल को उगाने में लगभग 1 वर्ष का समय लगता है। किस फसल को उगाने में लगभग 1 वर्ष का समय लगता है, तो आपका गन्ना हो जाता है। यहाँ पे करेक्ट आंसर ए नंबर, गन्ना को उगाने में लगभग 1 वर्ष का समय लगता है। ठीक है, ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं 48 नंबर क्वेश्चन पर कि भौम जल स्तर के संबंध में सही वाक्य का चयन कीजिए। ठीक है, भौम जल स्तर के संबंध में सही वाक्य का चयन कीजिए। तो भौम जल स्तर अलग अलग स्थान पर अलग अलग होता है, बिल्कुल ये सही है। उनका भौम जो जल स्तर है, जो पानी का स्तर है आपका पृथ्वी के अंदर जो है, पृथ्वी के नीचे जो है सतह के नीचे, वो अलग अलग स्थान पर अलग अलग होता है, कहीं पर ज़्यादा कहीं पर कम। ठीक है, भूजल परत के निचले स्तर को भौम जल स्तर कहा जाता है, बिल्कुल नहीं, ये नहीं होगा। ठीक है, सही वाक्य का चयन कीजिए। तो भौम जल स्तर का अलग अलग स्थान पर अलग अलग होता है। ठीक है, भौम से नीचे जल नहीं पाया जा सकता। ठीक है, तो यहाँ पे ए नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा होल्ड पे रखिएगा, इसको मैं आपको थोड़ा सा बता दूंगा अच्छा से। थोड़ा सा इसमें ऑप्शंस थोड़ा सा लग रहे हैं। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं कि नदी विभाजन रिवर बिफरिकेशन जैसा प्रक्रिया पर्यावरण के लिए मूल्यवान स्थलाकृतियां बना सकती हैं जो वनस्पति के विकास में सहायता करती हैं। ऐसा स्थलाकृति का एक उदाहरण कौन सा है। ऐसी स्थलाकृति का एक उदाहरण कौन सा है, तो नदी डेल्टा। ठीक है, नदी डेल्टा, नदी विभाजन जो है नदी अगर आ रही है, 2 जगह जा रही है, तो यहाँ पे एक डेल्टा बनाती है। उस डेल्टा का क्या कहते हैं, तो नदी डेल्टा कहते हैं। ठीक है, बी नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। जो लास्ट में नदी जो है आपका गंदगी लाता है, जैसे कि कुछ गंदगी लाया चाहे मिट्टी लाया, वो सभी जमा करते करते एक डेल्टा बनाती है, उसी को नदी डेल्टा कहते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग
50 नंबर क्वेश्चन पर कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक मृदा निर्माण के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है। कौन सा कारण जो है मिट्टी के निर्माण के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है। तो अक्षय आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। वेदरिंग जो है पत्थरों का तोड़ना, जो नदियाँ आती हैं तो नदियाँ अपने साथ जो है पत्थरों को धीरे धीरे तोड़ते हुए कण कण में आपको जो है अक्षय करती है और उसी से जो है मृदा का निर्माण होता है। ठीक है, यहाँ से 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। और 51 नंबर क्वेश्चन जो है आपको यहाँ पर देखना है। ठीक है, इसको आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका आपको होमवर्क के लिए है ये वाली क्वेश्चन। ठीक है, इसको आपको होमवर्क में बताना है। ठीक है, तो बोला जा रहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा सड़कें सरकारी प्रशासन किस प्रकार की वस्तुओं के उदाहरण है। जो राष्ट्रीय सुरक्षा सड़कें और सरकारी प्रशासन किस प्रकार की वस्तुओं के उदाहरण है। ऑप्शन है सार्वजनिक वस्तुएं हैं, या पूरक वस्तुएं हैं, निजी वस्तुएं हैं, अनुपूरक वस्तुएं हैं। इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। हम लोग प्रैक्टिस सेट आज 1 कर लिए हैं। ऐसे ही आपको जब तक एग्जाम नहीं होगा डेली आपको प्रैक्टिस सेट मिलेंगे और प्लस में जो है आपको यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी आपको मिलते जाएंगे। ठीक है, तो उसको भी आप लोग देखते चले जाइएगा। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, आपको बहुत यहाँ से इंपॉर्टेंट आपको मिलने वाला है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कितने क्वेश्चन अभी आप लोगों ने सही किया है इसको आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना। अगर 20 भी हुआ है तो आप लोग बताइएगा जरूर। ठीक है, धीरे धीरे बढ़ेगा जैसे ही आप लोगों को पता चलेगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय, जय हिंद।